गांव था जिसका नाम था भागलपुर, जो बड़ा ही शांत और सुंदर था। जहां ऊंचे पहाड़ बादलों से बातें करते थे और गांव के बीच से बहती हुई नदी मानो कोई गीत गा रही हो। यहाँ की हवा में एक ताजगी थी और एक अपनापन था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, यानी कि चिराग के नीचे ही अंधेरा होता है। इसी खूबसूरत गांव की एक टूटी फूटी बस्ती में रहता था सूरज। सूरज जिसकी जिंदगी इस गांव की सुंदरता से बिल्कुल अलग थी। उसकी जिंदगी में ना शांति थी ना सुंदरता थी, तो बस बेबसी, गरीबी और कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष। सूरज गांव के सबसे अमीर और कंजूस सेठ लाला हरीलाल की दुकान पर मजदूरी करता था। दिन भर भारी बोरियां उठाना, दुकान की सफाई करना और बदले में क्या मिलता? सेठ की गालियां और चंद सिक्कों की खनक, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी कम थी। एक दिन सूरज 50 किलो की चावल की बोरी अपनी पीठ पर लादकर दुकान के अंदर ला रहा था। अचानक उसके पैर कांपने लगे और तभी उसके हाथ से वो बोरी गिर जाती है। अरे ओए कामचोर, तेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता क्या तुझे? कल ही तूने चीनी की बोरी गिरा दी थी और आज ये चावल। तुझे काम पर रखा है काम करने के लिए या मेरा दिवाला निकालने के लिए? तू बस हराम की रोटी तोड़ना जानता है। माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। मैं बहुत थक गया था। पता नहीं अचानक मेरे पैर कब कपाने लगे। मैंने कल रात से कुछ खाया नहीं है, इसलिए शायद चक्कर आ गया। मालिक, हो सके तो मेरे पगार में से काट लेना, पर अभी चिल्लाइए मत। ग्राहक क्या सोचेंगे? अरे वाह, अब तू मुझे सिखाएगा कि मेरी दुकान कैसे चलानी है। रात से कुछ खाया नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं यहाँ लंगर खोलकर बैठा हूं क्या? सुन ले कान खोलकर, इस महीने की पगार से 500 रुपए कटेंगे और अगर अब एक भी दाना गिरा तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मालिक, ऐसा मत करो। मेरे बेटे की तबीयत खराब चल रही है, उसके लिए दवा चल रही है। अगर आप पैसे काट लोगे तो मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? मेरी पत्नी आस लगाए बैठी है। मुझ गरीब पर थोड़ी दया करो सेठ जी। दया? व्यापार में दया नहीं, मुनाफा देखा जाता है। जा अब नाटक मत कर। वो पीछे गोदाम में जो 20 बोरियां पड़ी हैं, उन्हें ऊपर वाले कमरे में चढ़ा। जब तक काम खत्म नहीं होगा घर नहीं जाएगा तू। सूरज का शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी उसे रुकने नहीं देती थी। वो जानता था कि अगर आज काम नहीं किया तो रात को उसका चूल्हा ठंडा रह जाएगा। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव मीठी नींद सो रहा था, तब सूरज अपने थके हुए शरीर और टूटे हुए हौसले के साथ अपनी झोपड़ी में पहुंचा। सूरज को इतना थका और बीमार देखकर सीमा चौंक उठी। हे भगवान, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है जी? और आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो डर ही गई थी। सेठ ने आज फिर कुछ कहा क्या? सीमा, आज तो ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। सेठ इंसान नहीं, एक जल्लाद है। आज मुझसे थोड़े से चावल क्या गिर गए तो उसने मुझे सारे ग्राहकों के सामने कुत्तों की तरह जलील किया। और तो और, उसने मेरी इस महीने की पगार में से 500 रुपये काटने की बात भी की है। सीमा, मैं टूट चुका हूं। मैं कैसा पिता हूं? मेरा बेटा बीमार पड़ा है, वह बुखार से तप रहा है और मैं उसका ठीक तरह से इलाज भी नहीं करवा पा रहा हूं। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। जी, आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप ही तो इस घर का इकलौता सहारा हैं। दुनिया वाले चाहे जो कहें, पर मैं जानती हूँ कि मेरा पति कितनी मेहनत करता है। बच्चे को मैंने काढ़ा पिला दिया है, वो सो गया है। भगवान पर भरोसा रखिए, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है ना, तो समझ लेना सवेरा बहुत करीब है। कल का दिन जरूर कोई नई उम्मीद लेकर आएगा। काश तुम्हारा कहा सच हो जाए सीमा, क्योंकि अब इस जिल्लत की जिंदगी से मैं ऊब चुका हूं। मुझे कोई ऐसा रास्ता चाहिए जो हमें इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सके। अगले दिन दोपहर के समय लाला हरीलाल ने सूरज को अपने घर महीने भर का राशन का सामान छोड़ने के लिए भेजा। सूरज अपनी पीठ पर बोरा लादे जब सेठ के घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर की झुलसाती धूप के विपरीत अंदर एक अलग ही दुनिया थी। मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है। जल्दी लाओ ना, मेरा फेवरेट कार्टून शुरू होने वाला है। मुझे कुछ टेस्टी खाना है। बस आ गई बेटा। लो तुम्हारी फेवरेट मैगी। तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ 2 मिनट में बना दी है। खाओ और बताओ कैसी बनी है। सूरज छिपकर दरवाजे के पीछे से देखता है। बच्चे उस पीले रंग के घुंघराले नूडल्स को कांटे से बड़े चाव से खा रहे हैं। उसमें से उठने वाली मसालों की शानदार खुशबू सूरज की नाक तक पहुंचती है। उसके पेट में भूख से चूहे कूदने लगते हैं। हे भगवान, यह क्या जादुई चीज है?
पीली पीली लंबी स्वइयां जैसी। और मालकिन ने अब भी क्या कहा? सिर्फ 2 मिनट में बन गई। हमारे घर में तो दाल गलने में ही पूरा 1 घंटा लग जाता है और लकड़ी का धुआं अलग आंखें फोड़ता है। और ये इसे कितनी खुशी से उंगलियां चाट चाट कर खा रहा है। अमीर लोग इसे मैगी कहते हैं। मैंने सेठ की दुकान पर ऐसे रंग बिरंगे पैकेट देखे तो हैं, पर कभी ध्यान नहीं दिया था। सूरज सामान फर्श पर रखकर दबे पांव रसोई के पास जाता है। वहां कूड़ेदान में मैगी के खाली पैकेट पड़े थे। सूरज डरते डरते एक पैकेट उठा लेता है और उस पर छपी तस्वीर को बहुत गौर से देखता है। 2 मिनट नूडल्स। इसका मतलब अगर कोई मुसाफिर भूखा हो तो उसे ढाबे पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर यह चीज इतनी जल्दी बनती है और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि सेठ का बेटा इसे खुशी से खा रहा है, तो क्या हमारे गांव के लोग इसे नहीं खाएंगे? अगर कोई इसे सस्ते में बेचे तो। तभी सेठ की पत्नी वहां आती है और उसे वहां देख लेती है। ए सूरज, यहाँ कोने में छुप कर क्या कर रहा है? चोरी चकारी करने की नीयत है क्या तेरी? सामान रख दिया ना, अब सीधा बाहर निकल यहाँ से। देख, अपने गंदे पैरों से मेरा पूरा फर्श खराब कर दिया तूने। नहीं नहीं मालकिन, बस सामान रख रहा था। मैं जा रहा हूं। उस रात सूरज और सीमा जमीन पर बैठे रात का खाना खा रहे थे। खाना खाते वक्त सूरज ख्यालों में खोया हुआ था। उसे ख्यालों में खोया देख सीमा उसे पूछती है। क्या हुआ सूरज? आज तुम किस ख्याल में खोए हुए हो? सीमा, आज मैंने सेठ के घर एक अजीब और जादुई चीज देखी। उसे वो मैगी कहते हैं। बस गर्म पानी में डालो, मसाला डालो और 2 मिनट में तैयार। ना आटा गूंथने का झंझट, ना रोटियां बेलने की मेहनत। 2 मिनट में खाना? तुम मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा कौन सा खाना है जो इतनी जल्दी पक जाए? और वो तो अमीर लोग खाते होंगे, हम गरीबों के किस काम का? यही तो बात है सीमा। अमीर खाते हैं इसलिए तो गरीब भी खाना चाहेंगे। आज पूरा दिन मैं यही सोचता रहा। अगर मैं लाला की गुलामी छोड़कर गांव के बस स्टैंड पर इस मैगी का ठेला लगाऊं तो? सोचो, जो मुसाफिर भूखे होते हैं उन्हें अगर 5 मिनट में गर्म खाना मिल जाए तो वो क्यों नहीं खाएंगे? लेकिन जी, लाला की नौकरी छोड़ दोगे, फिर घर कैसे चलेगा? और ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अगर किसी ने नहीं खरीदा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात तो लाला रोज याद दिलाता है सीमा। गालियां खाता हूं, जानवरों की तरह काम करता हूं, फिर भी हम भूखे मर रहे हैं। मैं अब और नहीं सह सकता। रिस्क तो लेना पड़ेगा। मेरे पास पिछले महीने के थोड़े पैसे बचे हैं और मैं लाला से अपना हिसाब मांग लूंगा। मुझे भरोसा है यह 2 मिनट मैगी सब खाएंगे। अगर तुम साथ दोगी तो किस्मत जरूर बदलेगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अगर तुमने ठान ही लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन की सुबह सूरज के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। उसने वो कर दिखाया जो लाला हरिलाल ने अपने सपने में कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का फैसला कर लिया था। सेठ जी, मुझे मेरा अब तक का सारा हिसाब दे दीजिए। मैं आज के बाद आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। सूरज की बात सुन हरिलाल चौंक गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बे? या भांग खाकर आया है? तू मेरे यहाँ काम छोड़ेगा। जा, चला जा। मुझे तेरे जैसे 100 मजदूर सड़क पर पड़े मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, सूरज, जब तू और तेरा परिवार भूख से तड़पेगा ना और सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगेगा, तब तू नाक रगड़ते हुए इसी दुकान की चौखट पर वापस आएगा। ये ले तेरी बची खुची पगार। बाकी पैसे मैंने तेरे रोज के नुकसान के लिए काट ली हैं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। सूरज उन थोड़े से पैसों से कबाड़ी वाले से एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदता है। उस रात सूरज और सीमा ने रात भर जागकर उस ठेले को तैयार किया। अगले दिन सूरज सुबह सुबह पास की एक दुकान से 20 पैकेट मैगी के खरीद लेता है। उसने ठेले के सामने एक सुंदर सा बोर्ड लगाया जिस पे लिखा था सूरज मैगी वाला, टेस्ट ऐसा जो याद रह जाए। सुबह का समय है। सूरज ठेले पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। चूल्हा जल रहा है, मैगी उबल रही है और उसमें से बहुत ही शानदार खुशबू उड़ रही है। लेकिन गांव के लोग उसे बहुत ही अजीब और शक की नजरों से देख रहे हैं। अरे भाई रामू, ये देख, ये सूरज लाला की नौकरी छोड़कर यहाँ क्या पका रहा है? ये तो बिल्कुल पीले केंचुए और कीड़ों जैसा दिख रहा है। हाँ यार, पता नहीं क्या शहर की नई बीमारी उठा लाया है हमारे गांव में। अपनी घर की शुद्ध रोटी, सब्जी और समोसे, कचौड़ी छोड़कर यह विदेशी मेंढक का खाना कौन बेवकूफ खाएगा? चलो चलो भाई, यहाँ से चलो, कहीं धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। सूरज उनकी बातें सुनकर थोड़ा उदास होता है।
पर फिर जोर से आवाज लगाता है। आओ भाई आओ, शहर का मशहूर और सबसे स्वादिष्ट खाना गर्मा गर्म मसालेदार मैगी, एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। सिर्फ 10 रुपए में अपनी भूख मिटाओ। सूरज आवाज लगाता रहा, लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। एक भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आया। कोई उसे पागल कहता तो कोई उसका मजाक उड़ाता। उसकी बनाई हुई मैगी बर्तन में ठंडी होकर खराब हो गई। सूरज थक कर और निराश होकर सड़क पर ठेले के किनारे बैठ गया। उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। हे भगवान, क्या सीमा ने सही कहा था? गांव के लोग कोई भी नई चीज आसानी से नहीं अपनाते। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आज मेरी पूरी कमाई डूब गई। क्या मैंने नौकरी छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आज मैं सीमा और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तभी सूरज को एक विचार आता है। उसने सालों से गांव वालों को देखा था। उसे पता था कि गांव के लोग मेले में मुफ्त की चीज के पीछे कैसे भागते हैं। उसे पता था कि बस एक बार किसी भी तरह यह स्वाद लोगों की जुबान पर लगना चाहिए। रोने से कुछ नहीं होगा सूरज। अगर यह लोग नया खाना समझकर पैसे खर्च करने से डर रहे हैं, तो मुझे इनका यह डर निकालना होगा। मुझे इन्हें इसका स्वाद छकाना होगा, चाहे मुझे अपनी जेब से ही क्यों ना खिलाना पड़े। अगली सुबह सूरज के लिए एक नई उम्मीद का दिन था। कल की मायूसी को पीछे छोड़कर आज सूरज सुबह सुबह ही गांव के मुख्य चौपाल पर अपना ठेला लेकर पहुंच गया। उसने ठान लिया था कि आज वो हार नहीं मानेगा। सुनो सुनो सुनो, मेरे गांव वालों, खेत जाने वाले किसान भाइयों और स्कूल जाने वाले बच्चों, आ जाओ। आज तुम्हारे अपने सूरज मैगी वाले के ठेले पर अगले सिर्फ 1 घंटे के लिए शहर की सबसे मशहूर और स्वादिष्ट मैगी बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक भी पैसा नहीं लगेगा। अपनी जेब में हाथ मत डालो, बस अपना हाथ आगे बढ़ाओ और इस नए स्वाद का मजा लो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ काका, मुफ्त का खाना, वो भी बिना किसी शर्त के। यह सुनकर गांव वालों के कान खड़े हो गए। जो लोग कल दूर से मजाक उड़ा रहे थे, वह भी मुफ्त का नाम सुनकर और हवा में तैरती उस लाजवाब खुशबू से खींचे चले आए। अरे हटो भाई, मुफ्त का मिल रहा है तो चक्कर देखने में क्या हर्ज है। लाओ सूरज भाई, पहली प्लेट मेरी लगा दो। देखें तो सही, तूने ये कौन सा नया विदेशी खाना बनाना सीखा है। देखते ही देखते सूरज के ठेले पर भीड़ लग गई थी और सूरज ने भी सभी को एक प्लेट मैगी दे दी। अरे बाप रे बाप भाई, ये क्या गजब चीज है। उफ, क्या स्वाद है। एकदम स्वादिष्ट, नमकीन और चटपटा, और वो भी इतना गरम। कसम से ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। मजा आ गया सूरज भाई। यह ले 10 रुपए। एक प्लेट और लगा मेरे लिए। अरे नहीं रामू भाई, मैंने कहा ना, 8 बजे से 9 बजे तक सब मुफ्त है। आज सिर्फ स्वाद का मजा लो, पैसे कल दे देना। रामू की ऐसी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखकर और उस खुशबू को महसूस करके वहां खड़ी पूरी भीड़ बेकाबू हो गई। बच्चे, बूढ़े, खेत जाते किसान सब ठेले पर टूट पड़े। सूरज की वो 1 घंटे वाली तरकीब पूरी तरह से काम कर गई। लोग शुरुआत में सिर्फ मुफ्त के लालच में आए थे, लेकिन देखते ही देखते सिर्फ 45 मिनट में सूरज के ठेले का सारा सामान और मैगी के पैकेट खत्म हो गए। लोग अपनी उंगलियां और कटोरियां चाटते रह गए। जिसने भी खाया वो सूरज की तारीफ करते नहीं थक रहा था। बस उस एक दिन के बाद सूरज की किस्मत पूरी तरह बदल गई। अगले दिन से गांव वाले रोज खुशी खुशी पैसे देकर उसकी 2 मिनट मैगी खाने आने लगे। रोज ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती गई और सूरज की कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी। उसकी एक छोटी सी समझदारी और हिम्मत ने उसकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और अब वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। ये कहानी छगनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां अजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। अजय के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सीमा और एक बेटा राजू था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। अजय के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा
या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का, पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूं। चलो एक बार चल के सीमा से राय लेकर देखता हूं वो क्या कहती है इस बारे में। अजय तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी सीमा को आवाज लगाता है। सीमा जरा यहां आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अजय की आवाज सुनकर सीमा वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ सीमा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? सीमा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और राजू के पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल है। वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ सीमा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है सीमा, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह अजय जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वो जमींदार को आवाज लगाता है। काका, क्या आप घर पर हो? अजय की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ अजय बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अजय फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूं। बेटा खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। अजय जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अजय अपने घर पहुंचकर सीमा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ सीमा, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह अजय जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए सीमा को बोलकर जाता हूं। सीमा, जरा यहां आना तो। अजय को बुलाता सुन सीमा वहां आती है। बोले, आपने बुलाया मुझे? हाँ सीमा, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और राजू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वो लेकर ही जाना। फिर क्या था, अजय अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूं तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूं। अजय अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। अजय को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता है। सांप के काटने के कुछ समय में ही अजय चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ अजय सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और सीमा अजय का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख राजू पूछता है,
क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझकर कहाँ होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। राजू की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब सीमा देखती है कि अजय अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। सीमा जमींदार के घर पहुंचकर उनसे अजय के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका, अजय कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? अजय कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि अजय कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को अजय को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। ये क्या, अजय का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। घनश्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है। क्या हुआ घनश्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए? और क्या तुम्हें अजय मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। घनश्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी सीमा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो। मैं सीमा बेटी को लेकर वहां आता हूँ। घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार सीमा को समझाने लगता है। सीमा बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से अजय ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार सीमा को लेकर अजय को देखने उसके खेत के तरफ निकल जाता है और घनश्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और सीमा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा अजय बेहोश हालात में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। सीमा अजय के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही सीमा वहां से हट जाती है और वैद्य जी अजय की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, अब कैसी है अजय की हालत? देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, पर अजय की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर अजय के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी, ये क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और ये अब कब होश में आएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य अजय की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले अजय को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो सीमा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम अजय की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और राजू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहां से सीमा को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां राजू आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर सीमा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वो बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे?
बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी है और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ पिताजी की ऐसी हालत है, तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालोगी कि घर का खर्च देखोगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। राजू की ऐसी बातें सुन सीमा भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, और मैं तुम्हें वो बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर सीमा राजू को वहां से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब अजय का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी, और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह सीमा सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी। बताओ कैसे आना हुआ, और अजय की तबीयत अब कैसी है? काका, अजय की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है, और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ, बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने अजय को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दी, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और राजू की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहां काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी और अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगी। जमींदार सीमा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर सीमा जमींदार की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में सीमा की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है सीमा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो अजय का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूं, मैं सीमा को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूं, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है सीमा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूं, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और अजय का दोनों को ख्याल रख पाओगी। काका, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है। वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वो खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं राजू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। अजय का सपना था कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। राजू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार सीमा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। सीमा ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे-मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा, और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह राजू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो।
मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। सीमा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच अजय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और सीमा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक अजय को होश आ गया। अजय को होश में आते देख सीमा बहुत खुश हो गई। अजय, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। सीमा, मैंने तुम्हें और राजू को बहुत परेशान किया। नहीं अजय, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली। और देखो, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। अजय धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने सीमा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। राजू की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया।